साथियों, जिसे हमारा समाज रीति रिवाज कहता है, ये रीति रिवाज लंबे समय से नहीं है, बहुत पहले से नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं इसका, मृत्यु भोज का, जिसकी वजह से अभी ज्यादातर राज्यों में हमारे लोगों की बर्बादी हो रही है, उनकी जमीनें बिक रही है, उनके बच्चे जो है कर्जदार हो रहे हैं। ये हालत जो हो रही है मृत्यु भोज की वजह से, ये मृत्यु भोज हमारे समाज में 3 से 4 पीढ़ी पहले नहीं था। उन्होंने कहा कि यहाँ के क्षेत्र में सबसे पहले आपके दादाजी यानी मेरे पिताजी के पिताजी, जिनका नाम पद्माराम जी था, उन्होंने किया। मैंने उसी समय संकल्प लिया कि मेरे दादाजी ने ये किया था, मैं इसको खत्म कर दूंगा। चला एक ही घर से मामला ठीक रहेगा। साथियों, जिसे हमारा समाज रीति रिवाज कहता है, ये रीति रिवाज लंबे समय से नहीं है, बहुत पहले से नहीं है। मैं एक उदाहरण दूं इसका, मृत्यु भोज का, कि मृत्यु भोज जिसकी वजह से अभी ज्यादातर राज्यों में हमारे लोगों की बर्बादी हो रही है, उनकी जमीनें बिक रही है, उनके बच्चे जो है कर्जदार हो रहे हैं। ये हालत जो हो रही है मृत्यु भोज की वजह से, ये मृत्यु भोज हमारे समाज में 3 से 4 पीढ़ी पहले नहीं था, 3-4 पीढ़ी पहले नहीं था। मैंने लोगों से पूछा इसके बारे में, क्योंकि जो भी चीज होती है उसको हम लोग फील्ड में जब भी जाते हैं, लोग मिलते हैं, तो उससे उसका पूरा निचोड़ निकालते हैं क्या हुआ। तो मैंने ही लोगों से पूछा कि भाई ये मृत्यु भोज क्यों करते हो? तो लोगों ने बताया कि मृत्यु भोज करने से समाज में इज्जत और मान सम्मान बढ़ता है। जो व्यक्ति मृत्यु भोज करता है, अपने पिता माता के पीछे जो खर्च करता है पैसा, तो उसका जो है समाज के अंदर मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ता है, और वो जहां भी जाता है तो थोड़ा कैसे करके जाता है। तो मैंने कहा ये कब से कर रहे हो आप लोग? पहले पहले किसने किया? तो मैं मेरी ही परिवार की बात बताऊं तो मुझे उन लोगों ने बताया कि हमारे क्षेत्र में, हमारे एरिया में सबसे पहले हमारी जाति यानी भील जाति से मैं जिससे बिलोंग करता हूं, वैसे मानता नहीं मगर यह बता रहा हूं उदाहरण के लिए। तो उन्होंने कहा कि यहां के क्षेत्र में सबसे पहले आपके दादाजी यानी मेरे पिताजी के पिताजी, जिनका नाम पद्माराम जी था, उन्होंने किया था। मैंने उसी समय संकल्प लिया कि मेरे दादाजी ने ये किया था, मैं इसको खत्म कर दूंगा। चला एक ही घर से मामला ठीक रहेगा, बाहर जाने की जरूरत नहीं। दूसरे को श्रेय क्यों दे? फिर मेरे दादाजी ने शुरू किया, तो मैंने अपने पिताजी और मेरे पिताजी के बड़े भाई हैं, उनसे बैठकर इस पर चर्चा की कि भाई ये इतना पैसा कहां से आया होगा उस समय। मतलब 80 किलो बताते उस समय लोग, अभी जीवित है लोगों, 80 टीन घी, 80 टीन घी उसमें लगा था, तो बाकी सामान कितना लगा होगा। तो मैंने कहा भाई ये पैसा कहां से आया था? तो उन्होंने बताया कि हम लोग यहां पर आने से पहले पाकिस्तान में रहते थे, जो क्षेत्र अभी पाकिस्तान में है, सिंध में रहते थे। हालांकि जब भारत पाकिस्तान अलग नहीं था तो जोधपुर तक का एरिया सिंध में ही आता था, सिंध प्रांत में ही शामिल था। तो वो सिंध में रहते थे और वहां से वो कुछ पैसा कमा कर लाए थे, चांदी के सिक्के। और जब वो यहां आए तो यहां आने के बाद में कुछ लोगों ने उनको इस तरीके से प्रेरित किया कि आपके पास तो बहुत पैसा है, और आपके पास में उस समय मेरे दादाजी के पास 80 से 100 ऊंट और ऊंटनी का एक रेवड़ बोलते हैं उसको, वो हुआ करता था, टोला बोलते हैं, टोला उधर राजस्थान में। तो मेरे दादाजी की पहचान इस ऊंटों से ही थी, ऊंट वाले, पद्माराम जी ऊंट वाले। तो इतनी सारी संपत्ति उनके पास थी, तो लोगों ने मोटिवेट किया कि आपको अपने पुरखों के पीछे मृत्यु भोज यानी गंगा प्रसादी करनी चाहिए। इसके लिए उनके पुष्प लेकर के हरिद्वार जाने चाहिए और वहां जाकर के उनको उसमें
नदी में प्रवाहित करना चाहिए, वापस आकर के अपने पूरे समाज को एकत्रित करना चाहिए, और फिर लोगों में करोगे तो तुम्हारे पैसे का सदुपयोग हो जाएगा और तुम्हारा मान सम्मान बढ़ जाएगा। तो मेरे दादाजी ने उस समय पूछा होगा लोगों से कि भाई जो अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम है, वहां हरिद्वार के अंदर गंगा नदी में अस्थियां प्रवाहित करनी पड़ती है, तो अस्थियां तो अब है नहीं, पता नहीं वो सिंध में रह गई या उससे पहले कहीं जब जमीन का अधिकार नहीं था तो भटकते ही थे, और तो क्या करते थे, कुछ समय यहां रह लिए, कुछ समय जहां मजदूरी मिलती थी वहां चले जाते थे। तो उन्होंने कहा ऐसा हो सकता है, आप सुनार के पास जाओ और सुनार से अपने पिताजी और माताजी दोनों के चांदी के फूल बनवा दो, चांदी के फूल बनवा दो और उनको ले जाकर के उसमें प्रवाहित कर दो, तो भी हो जाएगा, तो भी चलेगा। उन्होंने ऐसा ही किया। सबसे पहले हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ा, एक तरह से कहा जाए तो यज्ञ हुआ, बहुत लोग आए, और उस समय तो सिस्टम भी ये था कि 7-7 दिन तक लोग वहीं रहते थे। 7 समय का भोजन होता था, तो एक समय तो बनाने में लगता था, एक समय खाने में लगता था, इसलिए एक टाइम मिलता नहीं था, एक ही टाइम मिलता था। तो 7 दिन तक वहां लोग रहते थे। और उस समय लोगों के पास साधन क्या थे, मोटरसाइकिल नहीं थी, गाड़ी कार नहीं थी, कोई जीप बस नहीं थी, तो वो लोग ऊंट पर आते थे, बैलगाड़ी पर आते थे, गधों पर आते थे, ये उनका आने का साधन था। अब गाड़ी में, मोटरसाइकिल में तो पेट्रोल डीजल होता है, वो पंप से मिल जाता है, लेकिन ऊंट, बैल, घोड़े या गधे, उनको तो सहारा देना पड़ता है। तो उनके बाद चारे की भी व्यवस्था करनी पड़ती, चारे की व्यवस्था करनी पड़ती थी, और अलग अलग गांवों से आने वाले लोगों के लिए अलग अलग, कोई उस समय टेंट नहीं था, कोई ये मंडप वाले नहीं थे, तो वहां घास फूस की छाया बनाई जाती थी, और ये वहां रहेंगे, इस गांव के वहां, इस गांव के वहां, ऐसा मतलब बड़ा उस समय एक प्रोग्राम उन लोगों ने बनाया। तो ये बात मुझे कब याद आई, जब मुझे मेरे ताऊजी और मेरे पिताजी ऐसे ही एक प्रोग्राम में लेकर गए, और वो प्रोग्राम 3-4 दिन का प्रोग्राम था और सर्दियों में था। तो जहां पर 4-5 हजार लोग इकट्ठे हो जाएं, वहां बिस्तर कहां से लाओगे, इतना हो नहीं सकता। फिर क्या सहारा बचता है सर्दियों में कि लकड़ी इकट्ठी करो, जलाओ और उससे रात भर बैठ करके निकालो। तीसरा क्या होता है, 2 में से 1 टाइम खाना मिलता है। इतने लोगों के लिए स्वादिष्ट सब्जियां, चटपटे आइटम तो बनाए नहीं जा सकते, क्या या तो हलवा बनता है या लापसी बनती है, बड़ा ऐसा ही एक बनता है, बार बार वही खाओ। 4 दिन में मैं बहुत तंग आ गया, बहुत परेशान हो गया। और जब मैं कहता था अरे मैं घर जाता हूं, तो बोलते नहीं नहीं, एक दिन और रुक, कल चलते हैं साथ में। आखिरी दिन जब वहां से हम चले तो भीड़ ज्यादा थी, बस के ऊपर हम बैठे थे, बस के ऊपर मेरे ताऊजी भी बैठे थे, सभी लोग बस पे बैठे थे ऊपर छत के ऊपर। तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा ताऊजी ये क्या था, तो ये हिंदी में या भाषा में मृत्यु भोज कहा जाता है, गंगा प्रसादी कहा जाता है। उधर हमारे वहां पर इसका जो बड़ा कार्य होता है, उसमें 2-3 सिस्टम है, बड़ा जो होता सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं खर्च। तो मैंने ताऊजी से बोला ताऊजी ये क्या था, उन्होंने कहा बेटा ये खर्च था। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल खर्च था, इसमें कोई शक नहीं, खर्च था, 5 लाख रुपए का खर्च था। अच्छा कोई व्यवस्था थी? कुछ नहीं, 5 लाख का खर्च, लोगों को सही समय और सही भोजन नहीं, सही व्यवस्था नहीं, सही छाया नहीं, सही बिस्तर नहीं, कुछ भी नहीं, मगर खर्च। हाँ, मैंने कहा हो गया खर्च, क्योंकि शुरू से इस तरीके की भावना रही। तो सोचते सोचते फिर सोचा, मैंने कहा ये तो खर्च करने का ही मकसद है, और तो कोई मकसद नहीं है। अगर ये इतने सारे लोग यहां पर खाना नहीं खाते और अपने घर में खा लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर खा लिया इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां खाने से उनकी कोई जिंदगी भर की व्यवस्था तो हुई नहीं, 1 टाइम की या 2 टाइम की, 4 टाइम की हुई।
लेकिन जिस व्यक्ति ने ये खाना खिलाया और जिस व्यक्ति ने 5 लाख रुपया खर्च किया, उसकी तो तबाही हो गई, उसकी बर्बादी हो गई। फिर मैंने पूछा, ये भाई पैसा कहां से आया? तो उन्होंने कहा, अरे उनके बाप दादाओं ने बहुत जमीन रखी थी, बहुत जमीन रखी थी, तो वो बाप दादाओं की जमीन में से उन्होंने आधी बेच दी और खर्च कर दिया। ब्राह्मण तीसरे दिन तक, 3 दिन तक हमारे मृत्यु पे नहीं जाता है, 3 दिन तक नहीं जाता, बोलता है अभी वहां पर वो अछूत है, अछूतापन है। तीसरे दिन के बाद चौथे दिन पहले ब्राह्मण जाता है। पहले ब्राह्मण जाकर के अफसोस करता है, अच्छे थे, बहुत बढ़िया थे, कैसे हुआ, अचानक कैसे हो गया, बीमारी का भी नहीं सुना था, वो हो गया। वो थोड़ा माहौल तैयार करता है। माहौल तैयार करने के बाद उसके परिवार के लोग भी नजदीक आकर बैठते ही, अपन लोग जाते तो भी बैठते हैं। फिर वो दूसरा कैप्सूल, दूसरा इंजेक्शन उनको देता है। बहुत अच्छे थे, गांव में चर्चाएं हो रही है, बहुत महान थे, बहुत सच्चे आदमी थे, लोगों के दिल में बसते थे, लोगों को भाने वाले आदमी थे। सब गांव में अफसोस छाया हुआ है, अच्छा आदमी चला गया। वो भी समझते हैं, हाँ हमारे पिताजी अच्छे थे, साला जब जिंदा थे तो कोई घर में नहीं घुसने देते थे, बाहर से जूतों की जगह हम बिठाते थे, ऊपर से पानी पिलाते थे। मगर उस दिन आकर के वो पंडित बोलता है, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, तेरे घर में खाना क्यों नहीं खिलाया बेट के साथ में? जब वो जिंदा थे तो तेरे घर में आमंत्रित करके खाना खिलाता, बढ़िया से बिठा करके बराबरी पे। और अगर इतने ही बढ़िया थे तो अपनी बेटी इस घर में देता। बढ़िया घर है, बढ़िया घर में दे दो। मरने के बाद वो बढ़िया हो गए, क्योंकि वो माहौल तैयार कर रहा है। माहौल तैयार करके, देखो भाई अब मैं तो चलता हूं, ठीक है ना, मुझे भी बहुत दुख हुआ, मगर आप लोगों को थोड़ा इनके पीछे, थोड़ा अच्छे आदमी थे, उनको जरूर हरिद्वार पहुंचाना चाहिए, उनके अस्थियों को जरूर प्रवाहित करना चाहिए। शुरू करके चला गया। उसके पीछे कितना झमेला होना है वो उसको पता नहीं, उस समय तक उसको वो नहीं सोच रहा है इसके बारे में। उसको इतना ही माहौल तैयार किया, जाना चाहिए, लोगों में अच्छा लगेगा, लोग आपको अच्छा कहेंगे। वो निकल जाता है। उसके बाद बनिया पहुंचता है। बनिया वहां जाकर के फिर अफसोस करता है। अफसोस करने के बाद में तो फिर वहां बैठे हुए लोग बात करते हैं। अभी अभी पंडित जी भी आए थे, वो भी बैठ के गए, उन्होंने भी कहा आप जैसा कह रहे हैं। हाँ हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, सही कहा। मैं भी अभी भी आया हूं, गांव में सारे लोग वहां गली नुक्कड़ में इकट्ठे होकर अफसोस कर रहे हैं, यार बढ़िया आदमी था। ठीक, चर्चा है आपके पिताजी की हो रही है, और आपको तो बिल्कुल उनके पीछे जो भी पंडित जी ने कहा है वो करना चाहिए। बोलते हैं सेठ जी सब कुछ ठीक है, मगर इतने परिवार में इतना दम नहीं है, थोड़ा आर्थिक स्थिति खराब है। क्या बात करते हो भाई साहब, अरे इनको क्या करना है, इनको तो कुछ नहीं करना है। इनके बाप दादा ने इतनी संपत्ति रखी हुई है कि वो तो उससे ही हो जाएगा। इनको घर से कहां लगाना? तेरे पास कौन सी कमी है? तेरे बाप दादा ने 100 बीघा जमीन रखी है, 50 बीघा जमीन रखी है, तेरा काम तो उससे ही हो जाएगा। उसका पैसा उसको ही समर्पित, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो उसका उसको ही कर दो। फिर वो बनिया भी माहौल बना करके चला जाता है। उसके बाद फिर वो लोग इकट्ठे होकर के बाकी वालों का भी माइंड वो मेकअप करके चला गया। अब वो बाकी के लोग बैठ कर कहते हैं हाँ सही कहा था, करना चाहिए। उसका भी धीरे धीरे मन बनता है। वो जो पड़ोस में बैठे, अपने पास में बैठे हुए व्यक्ति को देखता है, अरे पिछले साल इसने किया था, तो ये बड़ा साफा पहनकर, बड़ा कुर्ता डाल करके आता है। लोग बोलते हैं अरे इधर रजाई बिछाओ, रजाई में जो पंच आए, तो मुझे भी पंच बनना चाहिए। वो पंच बनने के चक्कर में यस करता है, हाँ मैं करूंगा, कोशिश करूंगा। सेठ क्या बोल के जाता है, चिंता नहीं करना, जो चाहिए ले जाना, जितना चाहिए ले जाना, मैं बैठा हूं ना। अरे तुम्हारे पिताजी के हमारे तो इतने बढ़िया संबंध थे, मेरे जैसा हो तो जाकर के सारा ला करके खिला करके फिर बोले सेठ जी मेरे पिताजी के आपके अच्छे संपर्क थे, उनसे ले लेना। आपने कहा था ना अच्छे संपर्क थे, आपने अच्छे संपर्क थे इसलिए दिया है ना, पैसा वसूलने के थोड़ी दिया, दे दिया। लेकिन वो ऐसा माहौल तैयार करता है और वो उस घर की तबाही का कार्यक्रम शुरू कर देता है।
और हमारे लोग भी उस बर्बादी में शामिल हो जाते हैं और वो 5-4 दिन का प्रोग्राम खत्म करके पीछे जो उनके बच्चे होते हैं उनके हाथ में कटोरा थमा करके चले जाते हैं।